बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा फ़िज़िक्स का 12th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 11 ही चल रहा है और आज के हमारे टॉपिक्स हैं इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो जैसे कि हमने पिछली टॉपिक्स के अंदर या पिछली क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिस्कस किया, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप उसके इफ़ेक्ट को समझ सकें, आसानी से समझ सकें। तो आज हम लोग उसके इफ़ेक्ट को ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो थोड़ा सा मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने यही प्रूव करना है कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से कैसे इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उस तरह से ही है, उससे ही हम लोग आगे फर्दर इस चीज़ को लेके चलेंगे कि जब भी हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और प्लेट्स को सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो होता क्या है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है। यानी कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हो गई, जिसने हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, और इसी रिडक्शन की वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। तो देखते हैं इसको। When dielectric is placed between the plates of parallel plate capacitor and plates are connected to source, तो क्या होगा, dielectric gets polarized। ये तो हो गया। होता क्या है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ पोलराइजेशन मॉलिक्यूलर डायपोल्स आर फॉर्म्ड। तो पोलराइजेशन के नतीजे में क्या बनता है, मॉलिक्यूलर डायपोल्स बनते हैं। उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है वो डायपोल्स के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रही होती है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है वो डायपोल्स के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रही होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट प्लेसेस अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्लेट। होता क्या है, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक की वो सरफेस जो कि पॉजिटिव प्लेट के साथ लगी हुई है, वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बना देती है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक की दूसरी सरफेस जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ लगी हुई होती है, वो सरफेस उस नेगेटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। दोबारा से इस बात को बताने लगा हूँ, गौर से सुन लें। जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है तो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बना देता है। इसी तरह से जो नेगेटिव प्लेट होती है उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बना देता है। इसकी वजह से ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से डिफाइन की गई थी, सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू बाय ए। हमारे पास ओवरऑल क्यू की वैल्यू प्लेट्स के ऊपर कम हो गई, चार्ज की वैल्यू कम हो गई, तो उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ई इज़ इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब चूँकि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हुई, ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट में दोबारा बताता चलूँ कि ये हमें गॉस लॉ से पता लगा था। वही चीज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। तो ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू चूँकि रिड्यूस हो गई है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, हमने इसको लॉजिकली भी देख लिया, हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज़ इक्वल टू ई डी के रिलेशनशिप से हमें पता लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो गया है। यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी डिक्रीज़ हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। नीचे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V की वैल्यू चूँकि कम हो चुकी है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज़ हो गई है। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता था पहले, अब भी बन सकता है।
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के 4 कैपेसिटर के बारे में हमने पहले पढ़ा कि कैपेसिटर करता क्या है। ये एनर्जी स्टोर करता है विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि आपको एक फ़िगर में नज़र आ रहा है या शीट की फॉर्म में कैपेसिटर दिखाया गया है ताकि आपको चीज़ समझने में आसानी होती हैं प्लेट्स ही हैं। यहाँ पर प्लेट्स की जगह शीट्स बनाने का मकसद ये था ताकि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाई जा सके। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर को सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। सोर्स की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, V, यानी कि हमने V पोटेंशियल कैपेसिटर को अप्लाई कर दी है। ठीक है, V पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इसके ऊपर Q चार्ज स्टोर हो जाएगा। इनिशियली जब इसको मैंने सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था या फिर इसको जैसे ही मैंने सोर्स से कनेक्ट किया था तो कैपेसिटर फौरी तौर पर चार्ज तो नहीं होता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप होता है। तो इनिशियली उसके ऊपर जो पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू ज़ीरो थी। इनिशियली कैपेसिटर की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो थी। फिर जब वो चार्ज हो गया तो उसकी प्लेट्स के ऊपर कितना पोटेंशियल आना शुरू हो गया, V, यानी कि जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहा था उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर की प्लेट्स पर अपेयर होने लग गया। तो मैं एज ए होल अगर बात करूँ तो ऑन द एवरेज कितना पोटेंशियल इस चार्ज ने स्टोर किया या कितना पोटेंशियल इसके ऊपर अपेयर हुआ, दैट इज़ 0 + V डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे पास ये एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट इज़ V/2। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे देखा था कि ये वर्क के बराबर होती है कि एक चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, वर्क के बराबर हो गई, और वर्क किसके बराबर होता है, QV के बराबर होता है। ये वही प्रीवियस नॉलेज था, उसी को हमने इस्तेमाल किया और उसी के मुताबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं V एवरेज की वैल्यू पुट कर दूँ तो V एवरेज की वैल्यू क्या आई थी, V/2 आई थी। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, QV/2 बन गया। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसका सिंबल जो इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी UE। वेयर Q इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद द वोल्टेज V अप्लाइड। ये Q क्या है, ये चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है जब इसके ऊपर पोटेंशियल V अपेयर हो रहा था, यानी कि पोटेंशियल जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में V पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद था उस वक्त इसके अंदर चार्ज Q स्टोर हुआ था, उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज Q स्टोर हुआ था। तो इसको फिर आगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे, एज़ वी ऑल नो Q = CV के बराबर होता है। तो हम Q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे CV, तो ये बन जाएगा CV² डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बन गई, CV² डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम लोग Q और C की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये भी चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है। आप लोग ऊपर V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा Q²/2C, Q²/2C। तो दोनों तरह से इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, CV²/2 भी लिखा जा सकता है और Q²/2C भी लिखा जा सकता है। It can also be regarded as energy stored in an electric field between plates of a capacitor। ये प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर के दरमियान में स्टोर्ड एनर्जी है। अच्छा, अब इसको एनर्जी डेंसिटी तक लेकर जाना है कि हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया स्टोर हुई। उससे पहले हम लोग एनर्जी को कुछ और टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, यानी कि एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। यही बात यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखी है कि अगर हम लोग अपने एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे, V = ED के बराबर होता है और C = A ε0 डिवाइडेड बाई D के बराबर होता है। इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे। इन दोनों को किस एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों को हम लोग अपने CV²/2 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हमने C की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या बन गया, 1/2 × A ε0 डिवाइडेड बाई D × ED का होल स्क्वायर। सिर्फ क्या किया है हमने, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा CV²/2 का जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर C की और V की वैल्यू पुट की है और कोई बड़ी चीज़ नहीं की। वैल्यू पुट करने के बाद E को बाहर निकाल लेते हैं तो E² बाहर निकल आया। D से एक D कट जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा AD बच जाएगा। ये क्या है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इनटू डिस्टेंस। अब एरिया इनटू डिस्टेंस मिलके क्या बनाता है? एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम बनाता है। तो इस A इंटू डी को इसलिए हमने अलहदा करके लिख लिया है। अब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी के लिए U डिफरेंट लिखा जाता है। बुक के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला U है वो बड़ा लिखा गया है और जो एनर्जी डेंसिटी है उसके लिए U छोटा लिखा गया है। तो आप वही वाली कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम तो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। और एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? एनर्जी की वैल्यू ये आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का स्क्वायर इंटू AD। तो ये वाला AD और वो नीचे वाला AD आपस में कट जाएंगे। पीछे हमारे पास जो बनेगा बच जाएगा दैट विल बी 1/2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। तो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, अपने हाथ से करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, 2 दफ़ा मैक्सिमम करना पड़ेगा तो आपको चीज़ें ख़ुद ब खुद याद हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही था। कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा कवर कर रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।